नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल दौरे पर अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी जन्मदिन पर अस्पताल में लोगों को फूल माला बांटकर और पीएम मोदी को जन्मदिन का शुभकामनाएं दी। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका को 2 महीने बाद हिमाचल की याद आई है। साथ ही उन्होंने हमीरपुर की घटना को लेकर कहा कि हमीरपुर की घटना बहुत ही दुखदायी है, लेकिन ऐसी घटनाएं केवल कांग्रेस शासित प्रदेश में ही देखने को मिलता है। कुछ और भी उन्होंने दौरा किया है, 2 महीने के बाद आई। अच्छा है, हिमाचल के बारे में सोचा। शायद उनको ये पता नहीं या उनके सहयोगी ने बताया नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को हर संभव मदद समय समय पर करने का काम किया और 862 करोड़ रुपया डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से दिया है। तो वहीं पर हजारों करोड़ रुपए की सड़कें ग्रामीण अंचल में बनाने के लिए, मनरेगा के माध्यम से जितने घरों को और बचाया जा सकता है, रास्तों को बनाया जा सकता है, उसके लिए खुले तौर पर पैसा भी दिया है। जिनके घर टूट गए, 5000 घर पहले दिए, अब 6000 घर जो बिल्कुल कहीं से नहीं बनते थे उसके बावजूद वो भी मंजूर किए हैं। कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। छोड़िए, कांग्रेस वाले ने धन्यवाद तो क्या करना था केंद्र सरकार का, हमने कभी कहा भी नहीं, लेकिन अपमानित तो करना बंद कर दो, राजनीति तो करना बंद कर दो। अगर आपदा के समय भी कांग्रेस राजनीति पर उतर आई है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से इनके साथ इस तरह का अत्याचार हो। कभी और राज्यों के बारे में सुनकर बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन अपने ही राज्य में, अपने ही गृह जिला में इस तरह की हरकत होती देख ये सबको शर्मसार भी करती है। लेकिन आप देखिए, राजस्थान में कुछ दिन पहले था, 2 दिन पहले, वहां हर रोज 17 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही, 17। और जैसी मणिपुर में एक घटना हुई जिसको लेकर हम सब ने कहा कि उसका जितनी निंदा की जाए उतना कम है, वैसी कई घटनाएं प्रतिदिन राजस्थान में हो रही जहां कांग्रेस का राज है, जहां कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ये कांग्रेस शासित राज्यों में होता है, लेकिन वहां पर कांग्रेस के नेताओं का जाना नहीं होता, उसको दबाने का काम किया जाता है। मणिपुर की महिला के अधिकार के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन राजस्थान की महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं लड़ते। इसी तरह से ही हमीरपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है। 17 सितंबर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है। मैं सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिनका जीवन संगठन से लेकर सरकार तक हर किसी के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने अपने जीवन में हर पल भारत मां की सेवा के लिए व्यतीत किया है, जिनका हर क्षण राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लगता है और जो नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर लेकर अग्रसर हैं, जिन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। चाहे हमारी परंपराओं से लेकर कला संस्कृति की बात हो, उसको विश्व पटल पर पहुंचाने कर एक ऐसी नींव नरेंद्र मोदी जी ने रखी है कि नया भारत, आत्मनिर्भर भारत भी हो और विकसित भारत भी। इसलिए एक ऐसा नेता जिनके जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि उनके नेतृत्व वाली सरकार में उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, सीखने का अवसर मिल रहा है। तो आइए 140 करोड़ देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हैदराबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में कल सीएम सुखू और प्रतिभा संघ भी शामिल हुए। कल इस बैठक में हिमाचल में हुई आपदा को लेकर दुख व्यक्त किया गया। पीड़ित परिवारों के प्रति यहां पर अपनी एकजुटता दिखाई गई।
बीजेपी प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने से बाज नहीं आती। बात चाहे 10 गारंटियां की करो या तो सिर पर लगने वाला आयात शुल्क। उन्होंने कहा कि बार बार कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एक ही राग अलाप रहे। उनका कहना है कि सेब पर आयात शुल्क 15% हो गया है और कल तो हद हो गई। सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी ये बयान दे डाला कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनके मंत्री से पूछना चाहते हैं कि अगर इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन है तो सामने आए, और अगर उनकी ऐसी कोई नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाती है तो मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने पद से ही तुरंत इस्तीफा दे दें। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री माननीय जगत सिंह नेगी का बड़ा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य सुना, जिसमें वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सेब के आयात पे जो 50 रुपए किलो का शुल्क लगा रखा था उसको घटा करके 35 रुपए कर दिया, 15 रुपए कम कर दिया है। लेकिन बार बार आप ये बयान बोल करके हिमाचल प्रदेश की जनता, यहाँ के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना मंत्री से इस्तीफा लें, या जगत सिंह नेगी जी खुद अपना इस्तीफा दे दें, या वो ये प्रमाणित कर दे, इस तरह का नोटिफिकेशन हमारे को दिखा दें जिसमें जो है 15 रुपए केजी का ये इंपोर्ट ड्यूटी का प्राइस घटा दिया गया है। पीएम मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। बीजेपी इसको सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इस मौके पर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज ने कहा कि 18 सितंबर को युवा मोर्चा सभी संगठनात्मक जिलों में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। 19 सितंबर से 22 सितंबर तक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक कार्ड बनाने का लक्ष्य लिया है ताकि गरीब कल्याण के मार्ग को अधिक प्रशस्त करे। 23 और 24 सितंबर को प्रत्येक मंडल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। पहाड़ों में घूमने की शौकीन पर्यटक के लिए पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज का प्रसिद्ध त्रिउंड ट्रैक आज से पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग के लिए खोल दिया गया है। वहीं जिला के पैराग्लाइडिंग साइट पर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर लगी रोक खत्म होने के बाद आज से पैराग्लाइडिंग के लिए खुल गई है। अब जिला में आने वाले पर्यटक ट्रैकिंग के साथ साथ पैराग्लाइडिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। मैक्लोडगंज के त्रिउंड में गर्मियों के मौसम में हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं और बारिश भारी हिमपात होने के कारण दिसंबर से गर्मियों और बरसात के मौसम तक इस ट्रैक को बंद कर दिया जाता है। शूज 2022 के जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग कांगड़ा में बंद थी, और आज से जो है वो एज़ पर रूल्स इसको अलाउ किया गया है। ये पैराग्लाइडिंग हमारे यहाँ 4 साइट्स पे होती है, जिसमें धर्मशाला में इंद्रुनाग है और नरवाना, जो बैजनाथ है उसमें बीड़ बिलिंग है और ज्वालाजी में बिलपटियाँ हैं। और आज से इन तीनों साइट्स पे जो है वो पैराग्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए चर्चा की गई। इसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है उसका आगाज होने जा रहा है। ऐसा में सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया जनता टीवी के साथ बात करने के लिए मौजूद है। स्पीकर साहब, क्या रहने वाला है इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान? अगर खास तौर पर कल की मैं बात करूं तो क्या कुछ खास रहेगा? उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक भी आपने बुलाई, क्या अपील आप कर रहे हैं? कल पहला दिन है सत्र का और 2 बजे शुरू होगा। सोमवार को 2 बजे शुरू होता है। कल का जो बिजनेस है उसमें ऑबिचुरी है। एक हमारे पूर्व विधायक जो है उनका निधन हो गया है, तो इस दौरान में बजट सत्र और इसके बीच में तो एक ऑबिचुरी है। उसके बाद प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल में स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो हैं वो लिस्ट कर दिए हमने। उसके बाद का जो बिजनेस है उसमें जो कमेटी रिपोर्ट्स हैं वो अडॉप्ट होंगी, और 2 चर्चाएं कल अहम हैं, जिसमें एक सरकार की तरफ से जो भारी बरसात की वजह से, फ्लैश फ्लड्स की वजह से, क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से जो वर्तमान में
भारी बरसात के हिमाचल प्रदेश में इन 2 महीनों में जो नुकसान हुआ है सड़कों को, पुलों को, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जो है एक प्रस्ताव ला रहे हैं। तो एक तो ये चर्चा है, दूसरा जीत राम कटवाल जो माननीय सदस्य अपोजिशन के हैं, उनके द्वारा जो है लो वोल्टेज और घरों के ऊपर जो बिजली की तारें हैं उनको हटाने के विषय पर है। तो ये 2 जो है चर्चाएं होंगी और बाकी जो है क्वेश्चन आवर होगा और उससे पहले ऑबिचुरी होगी और बीच में कुछ कागजात सभा पटल पर रखे जाते हैं जिसमें जो प्रतिवेदन है समितियों के वो रखे जाएंगे। आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक जो है वो भी बुलाई है, किस तरह की अपील जो है वो ताकि समन्वय अंदर बना रहे, एक संतुलन बना रहे और सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है ये बैठक हो, क्या ये उस सर्वदलीय बैठक का एजेंडा रहने वाला? मतलब आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने में मीडिया को रिपोर्ट्स उठा के देख लें, सभी दल चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, सभी का कंसर्न हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात की वजह से जो जान और माल को हानि हुई है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको जो नुकसान हुआ है उसके प्रति चिंता सबने व्यक्त की है और सभी जो है सभी ने भी जो उनसे हो पाया है वो करने की कोशिश की है। अब ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं या ये जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से, और एक तरफ हिमालय जो है यंगेस्ट हिल्स हैं, लोगों को विकास चाहिए, सड़कें भी चाहिए और बाकी भी विकास की गतिविधि सारी चाहिए। टूरिज्म की दृष्टि से आप अन्य गतिविधियों के माध्यम से, तो ये सब चीज़ें कैसे हों और ये फ्लैश फ्लड्स के विज़ा-विज़ हम विकास को कैसे आगे बढ़ा सकें, ये एक बहुत बड़ा जो है एक चिंता का विषय है और जिसके ऊपर मैं समझता हूँ माननीय सदन के सभी सदस्य और सभी राजनीतिक दलों को अपनी अपनी बात एक तरफ रखकर, राजनीतिक दृष्टिकोण से एक तरफ रखकर हिमाचल प्रदेश के हितों के ऊपर गंभीर चर्चा जो है इस सदन में करनी चाहिए। और प्रतिपक्ष को तो बहुत ज़्यादा समय मिलता है, सत्ता पक्ष को कम समय जो है बराबर का समय मैं देता हूं, लेकिन क्योंकि उनकी संख्या कम है, 23 है, तो समय जो है प्रोपोर्शनली उनके पास ज़्यादा रहता है और हम कंसिडर भी ज़्यादा करते हैं कि कल भी वो सदन में जो है विषयों को लाएं, विषयों के ऊपर उनको समय मिलेगा, विषय रखें जो हिमाचल प्रदेश के हित के हों, हिमाचल प्रदेश की जनता के हित के हों और उसमें हमारा पूरा सहयोग मिलेगा और उनका सहयोग हम उसकी अपेक्षा कर रहे हैं। तो साथ ही अहम ये हो जाता है कि इस बार शनिवार को भी जो सत्र बुलाया गया है और कितनी सिटिंग्स जो हैं वो पूरी इस बार हो जाएंगी? हाँ, 7 हम इस बार करने जा रहे हैं और 16 और 3 19 हम पहले कर चुके हैं। 19 और 7 25 हो गई, 26 सीटिंग हो गई हैं। 35 का हमारा मैंडेट है, मतलब कम से कम 35 सीट्स होनी चाहिए। तो 9 सीटिंग बचती हैं जो विंटर्स में हम कर सकते हैं आराम से धर्मशाला में, तो वो हो जाएंगी और पूरी सीटिंग्स भी हो जाएंगी और आवश्यकता पड़ी तो इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया, कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में और आपदा के बीच जिस तरह से ये मानसून सत्र हो रहा है कई मायनों में अहम है, लिहाजा दोनों ही पक्षों को संतुलित तरीके से जो है वो सत्र ये चले, इसके लिए अपील जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में मैदान में अक्टूबर में जहां अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं कला केंद्र में भी 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशी विदेशी पर्यटक भी अपनी सीट बुक करवा सकेंगे। अब की बार दशहरा उत्सव समिति के न केवल कला केंद्र की 10% सीटों का वहीं 500 रुपए का माध्यम से बुक करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से देश और विदेश के सैलानियों को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को यहां पर मौका मिलेगा। इस बारी कोशिश ये की जा रही है कि रोज स्टार नाइट होगी, रोज कोई 2-3 देश के कलाकार होंगे और खासतौर पे जो आखिरी दिन है लंका दहन के दिन, उस दिन सुबह लोकल कार्निवल, उसमें लोकल झांकियां और का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उसके लिए भी पूरी कमेटी गठित की गई है और उसमें जो है थीम हमारा हिमाचल कुल्लू के लोगों को आगे दर्शाने का है, उसको भी रखा गया और मुख्यमंत्री जी के समक्ष उस दिन जो है कंक्लूडिंग रखा गया है।
ऐसे में जो दशहरा में जो हमारा कानून व्यवस्था का भी सुचारू रूप से जो प्रबंध किया जाएगा। भारी बारिश के बाद हिमाचल में डेंगू का कहर तेजी से फैल रहा है। हिमाचल के अलग अलग जिलों से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं पिछले 2 दिनों से सोलन से डेंगू के 16 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग भी समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रहा है और एहतियात बरतने की यहां पर अपील भी की जा रही है। डेंगू बुखार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, लेकिन ये मच्छरों के संक्रमित होने के कारण बड़े पैमाने पर फैलता है। धारीदार मच्छर बारिश के मौसम में उन वस्तुओं में पनपता है जिनमें स्थिर पानी जैसे टायर, प्लास्टिक की थैलियां और पानी से भरे बर्तन आदि को हो सकते हैं, जो लक्षणों को जन्म देते हैं। कांगड़ा में मौसम खराब होने के साथ ही बारिश के बीच अलग अलग स्थान पर कई जगह आकाशीय बिजली गिरी। पालमपुर के राख गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। दोनों अपने परिवार के साथ भेड़ बकरियां चराने के लिए गए हुए थे। कुछ दूरी पर बारिश के चलते एक स्थान पर बैठे हुए महल चकबलधार में बिजली गिरने से 60 से अधिक भेड़ों की यहां पर मौत हो गई है, जिससे भेड़ पालक को लाखों रुपए का यहां पर नुकसान हुआ है। पिछले कल जो है मौसम के जो खराबी के तहत जो है कांगड़ा जिला में कुछ स्थानों पर जो है आसमानी बिजली जो है वो गिरी। उस दौरान जो है एक व्यक्ति जिनका नाम ठाकुर दास है, जो कि पिछले करीब 3 महीने से उसी एरिया में अपने पशुओं के साथ रह रहे थे, उनके ऊपर और साथ में उनके साथ जो उनके रिलेटिव, जो उनका पोता लगता है, उनके घर की जो छत है उससे लाइटनिंग एंटर करते हुए जो है ये दोनों को जो इलेक्ट्रोक्यूट हुए और वहीं पे इनकी मौका पे डेथ हुई। इस दौरान इनके परिवार के 2 अन्य सदस्य भी वहाँ पे मौजूद थे, जो इसमें सरवाइव किए। इसमें अन्य जो लीगल कार्रवाई है वो करके जो डेड बॉडीज हैं वो परिजनों को हमने सौंप दिए। तो चलिए आपको बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है ऊना से। ऊना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर गगरेट पुलिस ने पकड़ी है 210 शराब की पेटियां, 25,000 बैन नशीले कैप्सूल को यहां पर बरामद की है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। ऊना पुलिस की यहां पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 210 शराब की यहां पर पेटियां पकड़ी है पुलिस ने। 25,000 बैन नशीले कैप्सूल भी यहां पर बरामद किए गए हैं। 15 तारीख को हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके चलते ANTF कांगड़ा की टीम और जिला पुलिस ऊना की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत गगरेट में एक पिकअप से लगभग 28,000 के आसपास प्रतिबंधित गोलियां जो हैं वो पकड़ी थी। उसमें 3 एक्यूज़ जो हैं हमने इन्वेस्टिगेशन में बाकी अरेस्ट किए थे। उसके बाद एक चौथे एक्यूज़ को भी हमने अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन करने पे जब हम एक एक्यूज़ के घर पे गए तो वहाँ पे हमको फर्दर लगभग 210 पेटियाँ जो हैं शराब की भी मिली, जो उसके ऊपर हमने एक सेपरेट अलग केस एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जो है रजिस्टर किया है। तो उसके बाद आज हमको और इन्फॉर्मेशन थी कि एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो ये हमारे एक्यूज़ड हैं उनका एक और कंसाइनमेंट आ रहा है। पुलिस की टीम ने वहाँ पे जब चेक किया तो हमको वहाँ पे लगभग 25,000 और गोलियां जो हैं आज बरामद हुई हैं। तो ऊना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ पर 25,000 बैन कैप्सूल को यहाँ पर बरामद किया गया है। ऊना पुलिस की यहाँ पर एक और कार्रवाई देखने को मिली है। तो हमारे साथ पंकज कतना जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ऊना से। पंकज, ये बड़ी कार्रवाई ऊना पुलिस ने की है, यहाँ पर शराब की पेटियां बरामद की गई है। जी बिल्कुल, ये पिछले 2 दिनों से सिलसिला जो है वो चल रहा था। असाइनमेंट के रूप में, पार्सल के रूप में पहले तो नशीली दवाइयां जो है वो दिल्ली से फर्जी एड्रेस जो फर्म है उसके फर्जी नाम से गगरेट पहुंचती है। वहां पर पुलिस की चौक चौबंदी से उसको काबू किया जाता है। तब 33,000 कैप्सूल पकड़े जाते हैं पहले दिन। दूसरे दिन जब शिनाख्त की जाती है तो 210 पेटियां उसी एक्यूज के घर से पकड़ी जाती है, जिसके ऊपर नशीली दवाइयों को ऊना मंगवाने का जो है आरोप लगा था। फिर देर शाम होते होते एक और कंसाइनमेंट दिल्ली से गगरेट पहुंचता है, जिसमें लगभग 25,000 और गोलियां बरामद जो है वो पुलिस को होती है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 2 दिनों की कार्रवाई में 53,000 के आसपास
प्रतिबंधित दवाइयों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की और वहीं 210 पेटियां बियर और इंग्लिश शराब के यहाँ पर बरामद करने में जो है सफलता मिली है। पंकज, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और कितने लोग थे और कहां से इसको पकड़ा गया है? इसको ऊना जिला के ग्रेड विधानसभा क्षेत्र के मुख्य बाजार है, वहां पर यह कार्रवाई देर शाम हुई थी परसों, और कल भी देर शाम हुई, और कल सुबह मॉर्निंग में भी जब एक्यूज के घर में छापेमारी की गई लगभग सुबह 7:30 बजे, तो ये ग्रेड क्षेत्र का इलाका है। जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो बीजेपी का पूर्व पार्षद है और वहां से एनएसी का अध्यक्ष भी रह चुका है, और काफी समय से ये सिलसिला चल रहा था। पुलिस काफी समय से इस आरोपी को पकड़ने की तलाश में कई तथ्य जुटा रही थी। कल जाकर पुलिस को ये सफलता जो है वो हासिल हुई है। पंकज, के आरोपी गिरफ्त में है? जी, जब पहले ये असाइनमेंट जो है वो पहुंचा था तब 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, पर लेकिन शाम होते होते आरोपी को पुलिस ने ढूंढ निकाला, और अगले दिन जब उसके घर में पहुंची तो पुलिस ने उसके घर में जो इस शराब की देखभाल कर रहा था उसको भी पकड़ा है। कुल मिलाकर 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस पूरे खेल में और लोगों के शामिल होने की भी आशंका जो है वो पुलिस जता रही है, और पुलिस लगातार। बहुत शुक्रिया पंकज कतना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऊना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 25,000 बैन यहां पर नशीली पदार्थ को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अर्की में मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय सायर मेले का आज से शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ के अवसर पर सीपी संजय अवस्थी ने मां भद्रकाली मंदिर अर्की में पूजा अर्चना और छोटा पूजन कर आशीर्वाद लिया है। संजय अवस्थी ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को सायरोत्सव की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार हमारी संस्कृति के परिचायक है। ऐसे आयोजनों से जहां आपसी भाईचारा बढ़ता है। भारतीय टीम ने एशियाई कप 2023 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में एंट्री कर ली है। तो वहीं श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली है। यानी अब खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम के श्रीलंका से टक्कर होगी, और अगर इस मुकाबले में भारतीय टीम जीतती है तो ये उसका एशियाई कप के इतिहास में 8वां खिताब होगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एशिया कप 2023 काफी रोमांचक मुकाबलों से होते हुए अब फाइनल में पहुंच गया है। भारतीय टीम ने पहले ही एंट्री कर ली थी। वहीं 14 सितंबर को श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब भारत और श्रीलंका के बीच खिताबी मुकाबला 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। मैच में एक समय तक पाकिस्तान लग रहा था जीत लेगा, लेकिन फिर आखिरी की 2 गेंदों पर पूरा मैच ही पलट गया और श्रीलंका ने बाजी मार ली। एशिया कप 2023 के सुपर 4 में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इसके बाद बारिश का खलल हुआ तो मैच को 42 ओवरों का किया गया। फिर मैच में पाकिस्तानी टीम ने 7 विकेट गंवाकर 252 रनों का स्कोर बनाया। श्रीलंका को लक्ष्य भी डकवर्थ लुईस नियम के तहत 42 ओवर्स में 252 रनों का था। श्रीलंका को जीत के लिए आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे। विकेट पर प्रमोद मधुसन और चरित असलंका थे। असलंका ने फिर आखिरी के 2 गेंदों पर 4 और 2 रन बनाकर मैच पलट दिया। भारतीय टीम इस बार वनडे एशिया कप में 10वीं बार फाइनल खेलने उतरेगी। भारतीय टीम ने अब तक 9 में से 6 बार खिताब जीता है। भारतीय टीम ने एक बार 2016 में T20 एशिया कप खिताब भी जीता था। इस बार भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल में 9वीं बार टक्कर होगी। भारतीय टीम ने एशिया कप का पहला फाइनल 1984 में खेला था। तब टूर्नामेंट यूएई में हुआ था, जिसके फाइनल्स में भारत ने श्रीलंका को हराया था। आखिरी बार भारतीय टीम ने वनडे एशिया कप का फाइनल 2018 में खेला था। दुबई में हुए इस फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता था। एशिया कप के इतिहास में भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार खिताब अपने नाम किया है। भारत ने 1984, 1988, 1990 और 91, 1995, 2010, 2016 और 2018 में एशिया कप का खिताब जीता था। वहीं दूसरे नंबर पर श्रीलंका है, जिसने 6 बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। श्रीलंकाई टीम 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 और 2022 में एशिया कप का खिताब जीत चुकी है।
वहीं 2000 और 2012 में एशिया कप की ट्रॉफी का ताज पाकिस्तान के सिर सजा था। श्रीलंका के लिए फाइनल में भारत के खिलाफ जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। टीम ने पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 213 रन बनाए थे। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 172 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। भले ही भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा बार एशिया कप का खिताब जीता हो, लेकिन फाइनल में टीम का एक ऐसा भी शर्मनाक रिकॉर्ड है जो इस बार उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये शर्मनाक रिकॉर्ड शतक ना लगाने का है। दरअसल अब तक के वनडे एशिया कप फाइनल में कोई भी भारतीय बल्लेबाज शतक नहीं लगा सका है। सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक कोई भी दिग्गज शतक नहीं लगा सके। मगर इस बार कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल से काफी उम्मीदें हैं। कोहली और राहुल ने तो पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगाई भी थी, ऐसे में दोनों से ज्यादा उम्मीदें हैं। जबकि रोहित ने अब तक 350 लगाई हैं। यदि इनमें से या कोई और प्लेयर शतक जमाता है तो एशिया कप फाइनल में ये भारत की ओर से पहली सेंचुरी होगी। श्रीलंका और भारत के बीच ये मुकाबला और भी रोमांचक होता जा रहा है। भारत का हर एक नागरिक टीम इंडिया से ट्रॉफी जीतने की आस लगाए बैठा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन सी टीम इस सुनहरे खिताब को लेकर अपने वतन वापसी करेगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हिमाचल के खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।